Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए हिंदी साहित्य निःशुल्क टेस्ट नंबर 18। जी हाँ, इसके पहले 17 टेस्ट पेपर वीडियो के रूप में चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा तो। और आज मैं लेकर के आया हूँ 18वां टेस्ट पेपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हिंदी विषय से नेट, JRF, सेट, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, TGT, PGT किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हमारे द्वारा किया गया है। तो आज के लिए मैं स्पेशल आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सेट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इकाई फर्स्ट, जी हाँ दोस्तों, इकाई फर्स्ट जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार इकाई फर्स्ट हिंदी भाषा और उसका विकास, उस इकाई में से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इस वीडियो में किया गया है। इसी के साथ दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? ब्रज, बांगरू, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 छत्तीसगढ़ी। प्रश्न को देखिए अच्छे से पढ़ें और समझिए, उसके बाद ही आप जवाब दें। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो देखिए ब्रज, बांगरू और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी वर्ग की है लेकिन छत्तीसगढ़ी नहीं है, तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब होगा साथियों विकल्प 4 चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 अयोगवाह। जी हाँ दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह जो है ये अयोगवाह कहलाते हैं, तो विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो अब यहाँ पर देखिए आपको सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन सी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो इसका सही जवाब की अगर हम बात करें तो विकल्प 2 यानी कि भोजपुरी जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बाकी मैथिली, बोडो, डोगरी ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका भी सही जवाब की अगर हम बात करें तो विकल्प 1 इसका सही जवाब होगा शोरसेनी। जी हाँ दोस्तों, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ब्रजभाषा की बात करें तो वो भी शोरसेनी से ही विकसित है, तो इसका सही जवाब विकल्प 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी काव्य भाषा किसने कहा था? इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी काव्य भाषा कहा था। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और फिर से पूछे जाने की संभावनाएं हैं, तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 1 8। जी हाँ दोस्तों, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 8, तो विकल्प 1 यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपभ्रंश का मुख्य छंद है? साथियों बहुत ही सरल आसान सा प्रश्न है लेकिन ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। इसका भी सही जवाब होगा विकल्प 1 दोहा। जी हाँ, दोहा या दुहा जो है वो अपभ्रंश का मुख्य छंद है। कई जगह दोहा और कई जगह दुहा भी हमें देखने को मिलता है, तो दोहा या दुहा जो है ये अपभ्रंश का मुख्य छंद है। विकल्प 1 यहाँ पर सही जवाब होगा। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है? देखिए हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो इसके विकास का सही क्रम कौन सा है? दोस्तों संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। जी हाँ, विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। सबसे पहले संस्कृत, और संस्कृत में भी बात करें तो वैदिक संस्कृत सबसे पहले आती है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, इसका भी सही जवाब अगर हम देखें तो विकल्प 1 जी हाँ प्राच्य। विकल्प 1 यहाँ पर सही जवाब होगा, यानी कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी जो है वो आधुनिक आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? प्राच्य। प्राच्य आर्य जो वर्ग है उसमें इन्होंने इसको रखा है। इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 अपभ्रंश। जी हाँ दोस्तों, अपभ्रंश जो है वो एक वियोगात्मक भाषा है, तो विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है,
हिंदी वाक्यों को अर्थ की दृष्टि से कितने भेदों में बांटा गया है? देखिए हिंदी वाक्यों को अर्थ की दृष्टि से, तो इसका सही जवाब यहाँ पर होगा विकल्प 2 8। जी हाँ दोस्तों, हिंदी वाक्यों को अर्थ की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है अर्थ की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, राम ने कहा कि मैं कल जाऊँगा, रचना की दृष्टि से है, कौन सा वाक्य है ये? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 3 मिश्रित वाक्य। जी हाँ, राम ने कहा कि मैं कल जाऊँगा, ये मिश्रित वाक्य है। इसका सही जवाब होगा विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियाँ है? 5, 10, 15, 18। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 18। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत बोलियों की बात करें तो 18 बोलियाँ कुल है। तो इसका सही विकल्प या सही जवाब होगा विकल्प 4 18। अगला प्रश्न, इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 पूर्वी हिंदी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। और पूर्वी हिंदी की बात करें तो देखिए अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों ही पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? इसका सही जवाब होगा विकल्प 1 रीवा। जी हाँ दोस्तों, जो रीवा है ये बघेली बोली का प्रमुख केंद्र, मुख्य केंद्र माना जाता है। मानक हिंदी का मूलाधार कौन सी बोली है? देखिए मानक हिंदी का मूलाधार, बहुत ही आसान सा सवाल है। इसका सही जवाब की अगर हम बात करें तो खड़ी बोली। जी हाँ दोस्तों, मानक हिंदी का मूलाधार कौन सी बोली है? खड़ी बोली। तो यहाँ पर विकल्प 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान में सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? इसका सही जवाब होगा राजभाषा। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा को संविधान में स्वीकृत किया गया है वो भाषा है राजभाषा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अपभ्रंश भाषा की बात करें तो किस भाषा से इसका विकास हुआ? इसका सही जवाब होगा प्राकृत। जी हाँ दोस्तों, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राकृत के बाद ही अपभ्रंश का विकास हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 प्राकृत। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी की बोली, पश्चिमी हिंदी की बोली, बिहारी, राजस्थानी हिंदी की बोली। तो दोस्तों सही जवाब यहाँ पर होगा पश्चिमी हिंदी की बोली, यानी कि विकल्प 2। ब्रज भाषा जो है वो है पश्चिमी हिंदी की एक बोली। तो विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही आसान सा सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 कोरवी। जी हाँ दोस्तों, खड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है? कोरवी। कोरवी नाम से भी खड़ी बोली को जाना जाता है। विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। ढूंढानी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है क्या है? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। विकल्प 4 इसका सही जवाब है, यानी कि जो जयपुरी बोली है, जयपुर के आसपास या जयपुर में जो बोली जाती है आसपास के क्षेत्रों में, उससे कहते हैं ढूंढानी बोली। तो इसका सही जवाब विकल्प 4 जयपुरी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है? इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 हेमचंद्र। जी हाँ दोस्तों, जो हेमचंद्र है जैन कवि, इन्होंने अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का विवेचन किया है। विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? प्रश्न को समझिएगा, उसके बाद आप जवाब दें। किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हिंदुस्तानी। जी हाँ, हिंदुस्तानी जो भाषा है इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का सबसे कम प्रयोग होता है, क्योंकि हिंदुस्तानी में उर्दू, अरबी भाषा के शब्दों का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो संस्कृत के तत्सम शब्दों का अगर सबसे कम प्रयोग किया जाता है तो वो है विकल्प 2 हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा हिंदवी। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा? हिंदवी। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप हिंदवी पढ़े। जी हाँ दोस्तों, हिंदी की जगह हिंदवी। तो दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी जो दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है, तो दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम की अगर हम बात करें तो वो क्या होगी? हिंदवी। यहाँ पर हिंदी की जगह आप हिंदवी पढ़ें। तो दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? हिंदवी। हिंदवी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? इसका सही जवाब होगा विकल्प 2। जी हाँ दोस्तों, सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका सही जवाब विकल्प 2। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 अवहट, यानी कि अपभ्रंश जो है उसके बाद की जो अवस्था है वो है अवहट। तो विकल्प 4 यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 बराचड़। जी हाँ दोस्तों, बराचड़ से ही सिंधी भाषा का विकास हुआ है। तो विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 वर्ण रत्नाकर। जी हाँ दोस्तों,
जो वर्ण रत्नाकर है वो मैथिली का सबसे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। तो विकल्प 3 यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अंतिम प्रश्न आज के इस टेस्ट पेपर का, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? शुक्ल, गारसद, तासी, ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 ग्रियर्सन। जी हाँ, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये कथन किसका है? ग्रियर्सन का, जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये था आज का टेस्ट पेपर आप सभी के लिए, ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके हिंदी विषय से। और दोस्तों लगातार आप हमारे साथ बने रहें, और भी टेस्ट पेपर जो है वो धीरे धीरे अपलोड किए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें तो बहुत सारे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप जरूर देखें। और साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।